हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप सबको इस चैप्टर के बारे में कुछ बता देता हूँ पहले से ही। जैसे कि चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक लिविंग नॉन लिविंग से अलग होता है। मैं एक लिविंग हूँ, एक जो टैब है, कोई बुक है, वो नॉन लिविंग है। ऐसे क्या चीज़ है जो लिविंग को लिविंग और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बनाती है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हमारे पास दो टर्म आएंगी, एक आएगी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और एक आएगी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो डिफरेंस क्या है करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में? मैं एक लिविंग हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, ये मेरी विशेषताएं हैं, ये मेरे करेक्टरिस्टिक्स हैं। मेरा साइज बढ़ता है, मेरी हाइट बढ़ती है, ग्रोथ होती है। ये सब क्या है? ये सब एक जीवित व्यक्ति के, जीवित वस्तु के विशेषताएं हैं कि ऐसा ऐसा उसके अंदर होता है। लेकिन अगर हम साइज को बढ़ने की बात करें तो एक मिट्टी का टीला भी बढ़ता है, उसके ऊपर भी साइज बढ़ता है मिट्टी की जमा हो के। तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर हो, नॉन लिविंग के अंदर ना हो, और जो सभी लिविंग के अंदर हमें देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। ये जीवन कितना सुंदर है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। The extraordinary habitat in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, desert or hot spring, leave us speechless. जब हम हमारे जीवन को देखते हैं तो वो हमें स्पीचलेस, हम कुछ बोल नहीं पाते इसके बारे में, इतना सुंदर हमें देखने को मिलता है। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन among members of a population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. जब हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, जीवन में क्या क्या चल रहा है, चाहे वो इकोलॉजी के बारे में हो, पॉपुलेशन के बारे में हो, हमारे सेल के बारे में हो, तो ये सब सोच के हमारे दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता है कि लिविंग क्या है, क्या फ़ायदा है जीवन का। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इट। द फर्स्ट वन इज टेक्निकल वन एंड सिक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। जो हमारे मन में क्वेश्चन आते हैं, कुछ है टेक्निकल एंड कुछ है फिलोसफिकल। टेक्निकल क्या है कि ऐसा क्या है जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग बनाता है। फिलोसफिकल क्या है, फिलोसफी से कि जीवन क्या है। As scientists, we will not attempt answering the second question. We will reflect on what is living. चलिए, जो पहला टॉपिक है कि जीवन क्या है, व्हाट इज लिविंग, हम स्टार्ट करते हैं। Sorry. When we try to define living, we conventionally look for distinct characters exhibited by living organisms. जब हम बात करते हैं कि जीवन क्या है, लिविंग क्या है, तो हमारे मन में कुछ ऐसी विशेषताएं आती है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। वो कौन कौन सी है? ग्रोथ, हम सबकी हाइट बढ़ती है, हम सबकी ग्रोथ होती है। दूसरा रिप्रोडक्शन, बड़े होके सब सेक्स करके बच्चे पैदा करते हैं, सब रिप्रोडक्शन करते हैं। एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, कि हमारे वातावरण में क्या चल रहा है हम वो समझ सकते हैं। एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि हमारे वातावरण में क्या चल रहा है उसके प्रतिकूल हमें क्या, हमारी क्या बोलते हैं उसको, हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो सब जो है हमारे दिमाग में आता है। वी कैन एड अ फ्यू मोर फैक्टर्स, जैसे कि मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस चल रही है वो मेटाबॉलिज्म है। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, उनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए माइटोसिस या फिर बाइनरी फिजन्स, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइज, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करना,
एंड इमरजेंस, उभर के आना, उन सबको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। पहला हम बात करते हैं ग्रोथ की। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी हाइट बढ़ती है, सब ग्रो करती है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब क्या है, हम छोटे थे, हम बड़े होते रहे, हमारा जो मास है, हमारा जो साइज है वो बढ़ता रहा। वैसे ही अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म है वो साइज में बढ़ेगा तो वो 2 नंबर ऑफ सेल में डिवाइड कर जाएगा। तो क्या है, ये ट्विन कैरेक्टर्स है कि पहला पहला तो मास में बढ़ना, और दूसरा जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में बढ़ते हैं तो हम बोलते हैं वहाँ पर ग्रोथ हुई है। ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोस बाय सेल डिवीजन। हमारे अंदर सेल डिवीजन होती है जिससे कि हम जो है अपना नंबर बढ़ाते हैं, हम डिवाइड करते हैं। In plants, this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. प्लांट के अंदर जो उनकी लेंथ बढ़नी है वो उनके पूरे जीवन भर बढ़ती रहती है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स की जो लेंथ है, जो हाइट है, वो अप टू अ सर्टेन लिमिट बढ़ती है। 18, 19, 20 की उम्र तक ही हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट बढ़नी रुक जाती है। लेकिन अगर वही बात हम प्लांट्स की करें तो प्लांट्स के अंदर पूरे जीवन उनकी लेंथ बढ़ती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी अगर हाइट एक लिमिट तक बढ़ गई तो हमारे अंदर सेल डिवीजन रुक जाता है। हाइट बढ़नी रुकती है लेकिन सेल डिवीजन नहीं रुकता है। However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cells. Unicellular organisms grow by cell division. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सेल डिवीजन से अपना नंबर बढ़ाते हैं। One can easily observe this in vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscope. The majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive event. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब है वो दोनों एक दूसरे से अलग है। अगर हम अपनी बात करें, पहले हमारे अंदर ग्रोथ होगी, हमारी हाइट बढ़ेगी, फिर प्यूबर्टी आएगी, उस एज पे जाके हम रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। तो जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है वो दोनों अलग है। इसलिए हमने बोला इन दी हायर प्लांट्स एंड दी एनिमल्स द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर वहीं पे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, वो साइज में बढ़ता है और 2 हिस्सों में टूट जाता है, सेल डिवीजन हो जाता है। तो उसके अंदर ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन हुआ वो दोनों ही म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होते हैं। One must remember that increase in body mass is considered as growth. अगर हम इसे कंसिडर करें कि जब हमारा बॉडी का मास बढ़ेगा तो वो ग्रोथ है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो नॉन लिविंग है वो भी ग्रो करते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। कैसे? माउंटेन्स का साइज बढ़ता है, बोल्डर्स का, सैंड्स का, मून्स का, टीले का साइज बढ़ता है, एक आदमी के ऊपर मैल जमा होता है तो भी उसका साइज बढ़ता है। लेकिन वो जो है वो ग्रोथ नहीं है जो लिविंग के अंदर हुई है। सो हम ये बोल सकते हैं, हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। ये बात अलग है कि जो नॉन लिविंग है उसकी जो ग्रोथ हुई है उसके ऊपर आके कुछ सामान एक्यूमुलेट हुआ है, इकट्ठा हुआ है, उसके बाद उसकी जो है मास बढ़ा है। वहीं पे जो लिविंग है उसका जो मास बढ़ा है वो इंटरनली बढ़ा है, वो उसका अंदर से बढ़ा है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये नॉन लिविंग, ये लिविंग के अंदर तो हो रही है लेकिन नॉन लिविंग के अंदर भी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained and we can consider it as a characteristic of living organism. A dead organism does not grow. मरा हुआ ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता, लिविंग ग्रो करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग भी करते हैं क्योंकि उसके ऊपर कुछ सामान जो सैंड है, जैसे मिट्टी है, ये सब एक्यूमुलेट इकट्ठा हो जाते हैं जिसकी वजह से उसका मास बढ़ता है। इसीलिए लिविंग की विशेषता तो है, लिविंग के अंदर एक करेक्टरिस्टिक तो है ग्रोथ है, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है
क्योंकि ये नॉन लिविंग के अंदर भी हो रही है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन भी, बच्चे पैदा करना भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की विशेषता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम अपनी बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parents। अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन क्या है, अपने जैसे बच्चे पैदा करना, वो हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लेकिन ऑर्गेनिज्म जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हम फंजाई की बात करें, फंजाई मल्टीप्लाई करते हैं और जल्दी मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स बना के वो रिप्रोड्यूस कर देते हैं। तो फंजाई के अंदर हमने क्या देखने को मिला, फंजाई के अंदर हमें मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर देखने को मिले। एक फंजाई है जो यूनिसेलुलर है, ईस्ट। ईस्ट के अंदर जो है हमें बडिंग भी देखने को मिलती है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। ईस्ट एक फंजाई है और जो हाइड्रा है वो एक एनिमल है। इन प्लानेरिया जो एनिमल है प्लेटवर्म, वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन का मतलब क्या है, अगर हम उसके पार्ट को काट देंगे तो एक जो कटा हुआ पार्ट है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सो in planaria, we observe true regeneration, that is, a fragmented organism regenerates the lost part of its body and becomes a new organism. The fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation। ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि जो फंजाई है, फिलामेंटस एल्गी है, प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस है, ये सब के सब जो है फ्रेगमेंटेशन से जो है ये डिवाइड करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में फ़र्क क्या है। दोनों के दोनों एक जैसे ही है। जैसे अगर फ्रेगमेंट की बात करें तो मान लीजिए ये एल्गी है, ठीक है, ये एल्गी है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में से कट गई। जब छोटे छोटे टुकड़ों में से एक दो कट गई तो चारों के चारों जो टुकड़े हैं वो आगे जाके पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेशन है। ऐसा ही होता है रीजनरेशन में। रीजनरेशन में भी क्या है, प्लेनेरिया की बॉडी हमने काट दी, हर एक पार्ट ने पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हम स्पेसिफिकली एनिमल्स के लिए रीजनरेशन वर्ड यूज करते हैं और हम प्लांट्स के लिए फ्रेगमेंटेशन वर्ड यूज करते हैं। When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth, that is increase in number of cell। इसका मतलब क्या, देखो एक अमीबा केस लेते हैं। अमीबा छोटा था, बड़ा हुआ, साइज में बढ़ गया, दो अमीबा में कन्वर्ट हो गया। इसमें क्या हुआ, इसमें उसका जो है नंबर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है। और हमने बोला था जो ग्रोथ है वो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर है। तो नंबर क्या है, नंबर सेल्स का नहीं बढ़ रहा, नंबर पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का बढ़ रहा है। अगर ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ रहा है तो ये क्या है, यही रिप्रोडक्शन है। लेकिन ये ग्रोथ भी हुई है क्योंकि नंबर बढ़ा है सेल्स का। तो हम ये बोलते हैं कि लोअर ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है, जो सिंपल डिवाइड करके बाइनरी फ्यूजन करके डिवाइड करते हैं, उसके अंदर जो ग्रोथ है मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स है, और जो रिप्रोडक्शन है ये एक दूसरे के सिनोनिमस है, एक दूसरे के साथ है। आप आगे it is increase in number of cells। We have already defined growth as equivalent to increase in cell number और mass। हमने पहले डिफाइन कर दिया कि जो ग्रोथ है वो इक्विवेलेंट है, वो बराबर है तो सेल का नंबर बढ़ जाए या फिर मास बढ़ जाए। Hence we notice that in single celled organism we are not very clear about the use of these terms growth and reproduction। तो हम जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, छोटी सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, उसमें हम ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। क्यों, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है तो वो ग्रोथ है, लेकिन वो नए बच्चे पैदा हुए हैं, प्रोजेनी बनी है, तो वो रिप्रोडक्शन भी है। फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। जिसका एग्जाम्पल है म्यूल्स, जिसको हम खच्चर बोलते हैं। स्टीराइल वर्कर बीज, जो हनी बीज में जो वर्कर बीज होती है
वो भी जो है आगे फर्टाइल नहीं होते, वो बच्चे पैदा नहीं करते। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, कुछ ह्यूमंस जिनके बच्चे पैदा नहीं होते। हैंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को भी ये नहीं बोल सकते कि वो ऑल इंक्लूसिव है, कि वो भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ऑफ कोर्स कोई नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करता, जो भी नॉन लिविंग है उसके बच्चे पैदा नहीं होते, लेकिन कुछ लिविंग हमारे पास ऐसे है जिनके बच्चे पैदा नहीं होते। तो ये भी विशेषता तो है ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लेकिन ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म होता है जितने भी हमारे अंदर प्रोसेसेस चल रही है, चाहे कुछ टूट रहा है या कुछ बन रहा है, उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। हम सब केमिकल्स के बने हुए होते हैं। ये केमिकल्स कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, अलग अलग क्लासेस से बिलोंग करते हैं, अलग अलग इनका साइज है और अलग अलग इनका फंक्शन है। ये केमिकल्स लगातार कुछ बन रहे हैं और कुछ टूट रहे हैं, कुछ अदर बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रही है। इन्हीं जो कन्वर्जन है, टूटना है, उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। हमारी बॉडी के अंदर हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होती है एक साथ हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। हर प्लांट, हर एनिमल, हर फंजाई, हर माइक्रोब, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। जितनी भी टोटल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रही है उन सबको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। किसी भी नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल्फ फ्री सिस्टम। लेकिन हम उस मेटाबॉलिज्म को आउटसाइड द बॉडी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हम एक सेल जैसा इन्वायरमेंट दें तो वहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो जाती है। An isolated metabolic reaction outside the body of organism performed in a test tube is neither living or non-living। उस टेस्ट ट्यूब को हम लिविंग नहीं बोल देंगे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो प्रोसेस हो रही है वो एक लिविंग प्रोसेस है, जिससे वो टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं हो जाती। हैंस while metabolism is a defining feature of all living organism without exception, मेटाबॉलिज्म का कोई एक्सेप्शन नहीं है। हर एक के अंदर जो है वो मेटाबॉलिज्म होती है, चाहे वो छोटा माइक्रोब हो या बड़े ह्यूमंस हो, हर एक के अंदर मेटाबॉलिज्म होगी। वो प्लांट हो, फंजाई हो, एल्गी हो, ब्रायोफाइट्स हो, टेरिडोफाइट्स हो, वो हमारे मुनारा किंगडम के मेंबर्स हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, सबके अंदर विदाउट एक्शन। Isolated metabolic reactions in vitro are not living but surely a living reaction। जो वो हमने रिएक्शन की टेस्ट ट्यूब के अंदर, उससे वो टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर जो रिएक्शन चल रही है वो रिएक्शन लिविंग है। नेक्स्ट है, हम सब जो है वो सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से छोटा जो है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर है। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organism, चलो उसको दोबारा लेते 2 मिनट रुकना। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organism is the ability to sense their environment, surroundings, and respond to this external stimuli, which could be physical, chemical और biological। सबसे obvious और सबसे complicated terms क्या है कि हम अपने इन्वायरमेंट में देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम फिर समझेंगे और फिर उसके साथ सामने रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई, स्टिमुलाई क्या है?
स्टिमुलाई कोई भी चेंज है हमारे इन्वायरमेंट में जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो केमिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। केमिकल कैसे? मैंने आपके कमरे में कोई केमिकल का छिड़काव कर दिया, आपने उसको सूंघा तो वो आपके अंदर कुछ चेंजेस लाएगा, तो वो केमिकल स्टिमुलाई है। कोई बाहर से कुत्ता बिल्ली आ गया, एक बायोलॉजिकल स्टिमुलाई है। कोई लाइट आ गई, आंधी आ गया, तूफान आ गया, वो फिजिकल स्टिमुलाई है। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। जो हमारे सेंस ऑर्गन है, नोज है, ईयर है, आइज है, हमारी स्किन है, टच करते हैं हम, तो हमारे जो सेंस ऑर्गन है उससे हम सेंस करते हैं कोई भी चेंज हमारे जो इन्वायरमेंट में आ रहा है। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फीचर्स। जो प्लांट्स है, लाइट से, पानी कितना मिल रहा है, टेम्परेचर क्या है, दूसरा ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म, और पोल्यूटेंट पोल्यूशन कितना है, उससे भी वो जो है कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या फिर मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हो, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सेंस करते हैं। जैसे कि हमारे कुछ सीजनल ब्रीडर्स हैं जिसके अंदर फोटो पीरियड इफेक्ट करता है। हमने देखा होगा जो कुत्ते बिल्ली है वो इस सीज़न में, जो नवंबर दिसंबर का सीजन, जनवरी का, इसमें बहुत ज़्यादा ब्रीड करते हैं। तो जो फोटो पीरियड्स है वो सीजनल ब्रीडर्स में भी इफेक्ट करते हैं, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल्स केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी। सारे ऑर्गेनिज्म जो है अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन सा केमिकल एंटर कर रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अपने वातावरण को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयर है, जागरूक है। ह्यूमन बीइंग इज ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। एक ह्यूमन ही ऐसा है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, अपने बारे में सोचता है। एक स्वार्थी ऑर्गेनिज्म है, सेल्फिश है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर हमें देखने को मिलती है। When it comes to ह्यूमन बींग, जब ये ह्यूमन बींग के ऊपर बात आती है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, इट इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन अ लिविंग स्टेट। वी ऑब्जर्व अ पेशेंट जो कि कोमा में है, हॉस्पिटल में, मरा हुआ नहीं है, पूरा जीवित भी नहीं है, वो वर्चुअली मशीनों के ऊपर वो होता है। ऐसे को हम बोलते हैं ब्रेन डेड। उसके पास कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन हम उसको मरा हुआ भी नहीं बोल सकते कि वो ठीक हो जाएगा। उसको हम लिविंग भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो मशीनों से सपोर्टेड है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेन डेड। नेक्स्ट है इमरजेंस। इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। जितने भी फिनोमिना होते हैं वो अंडरलाइंग इंटरेक्शन से होती है। इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब होता है उभर के आना। क्या? उभर के आना। किसी व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन उसको वो टैलेंट एक्सप्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो वो टैलेंट जो छुपा हुआ है। लेकिन जब उसको वो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पर वो अपने टैलेंट को अच्छी तरह दिखा पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा, तो वहाँ पर वो उभर के आएगा। उसको ही हम बोलते हैं इमरजेंस। जैसे एक सेल जो काम, एक जो हमारा ऑर्गन है, दिल है, दिल का काम क्या है? दिल का काम धड़कना है, ब्लड को पंप करना है। तो जो वो काम करता है, जितनी भी उसके अंदर सेल्स है, वो सेल्स आपस में इंटरेक्ट करके उस काम को करवाती हैं। Properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interaction among the constituent cells. Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituent of organelle but arise as a result of the interaction among the molecular components comprising the organelle. ऐसे ही जो सेल के अंदर हम देखें, जैसे कि हमारा राइजोसोम है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका जो काम है वो सिर्फ एक उसके मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट का काम नहीं है, वो सब आपस में मिलकर इंटरेक्ट करके वो काम करते हैं। Hence, these interactions result in emergent properties at a higher level of organization. This phenomenon is true in the hierarchy of organizational complexity at all levels. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating. लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप से बच्चे पैदा करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, रेप्लिका बनाते हैं, अपने आप को इवोल्व करते हैं, अपने आप को रेगुलेट करके रखते हैं। कैपेबल टू रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर जो भी चेंज आ रहे हैं उसको जो रिस्पॉन्ड करती है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ।
बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। जब हम पढ़ते हैं तो इवोल्यूशन चल रहा है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अदर बाय शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट डिफरेंट बट वेरिंग डिग्रीज। हमें कैसे पता चला कि इवोल्व हुए हैं, हम बंदर से आए हैं, ऐसा हमें कैसे पता चला? डीएनए को देख के। सबका जो भी उनका जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, लेकिन जो डीएनए है वो अलग अलग है सब। मेरा एक बंदर का डीएनए एग्जैक्ट 100% नहीं है, मेरा एक पेड़ का डीएनए 100% नहीं है। उस डीएनए सबके अंदर है, लेकिन अलग अलग डिग्री पे उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। और यहाँ पे ही हम जो हमारे चैप्टर का पहला पार्ट है दी लिविंग, उसको कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ, मिलते हैं पार्ट 2 में।